अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र पे जाके www.youtube.com /@IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपकी फरमाइश पर है और ये जो है MTH 301 है उसके जो बेहतरीन किस्म के MCQs हैं, इम्पोर्टेंट तरीन MCQs हैं उन पर है। और हम कोशिश करेंगे इसको इस तरह से हल किया जाए, सॉल्व किए जाएँ कि हाँ आप जो है ना वो थोड़ा बहुत जो सब्जेक्टिव है उसको भी हल कर सकें। तो इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको पता है इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है, इस तरह के जो प्रिपरेशन है, कोई भी यूट्यूब पर इस वक्त तो नहीं करवा रहा। तो यकीनन सारे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, सारे बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन इस तरह की स्लाइड्स आपको कहीं पर भी देखने की नहीं मिलेंगी। और इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये अपडेटेड हैंड आउट्स हैं, सारे पुराने हैं, तो ये अपडेटेड हैंड आउट्स हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मदद मिलेगी पेपर हल करने में। तो चलें जी, अपने पहले हम जो है ना वो चलते हैं। सबसे पहला क्या कहता है, सबसे पहले कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशन इज़ यूज्ड टू इंटीग्रेट अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। कहता है इनमें से कौन सी जो इंटीग्रेशन तकनीक है जो यूज़ की जाती है किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट लेने के लिए। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है कि हमारे पास अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है ना, या फिर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है तो उनको हम अलग अलग करते हैं, तो उसमें हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो उसमें हम दूसरा फंक्शन ला के सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन फंक्शन का नाम देते हैं। फिर पार्शियल फ्रैक्शन का ये होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन है और वो किस फॉर्म में है, वो बटे की फॉर्म में है, और अगर नीचे वाला फंक्शन जो है वो क्या है, उसे हम पार्शियल करते हैं, उसे पार्ट्स में चेंज करते हैं। या आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, उन्हें हम पार्ट्स में चेंज करते हैं, तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आ जाती है। हम फंक्शंस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इस तरह के हम फंक्शंस जो है ना ऐड करते हैं। तो जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेते हैं, उन्हें इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं हमारे पास कौन सी टाइप आती है। वहाँ पर हमारे पास जो पहली टाइप्स हैं इंटीग्रेट बाय द पार्ट्स, वो हमारे पास ठीक है। तो इंटीग्रेट बाय द पार्ट्स वो हमारे पास करेक्ट है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए जी, अपनी नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमें क्या कहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। हमारे पास इसमें जो है ना वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल कौन सा है, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इम्प्रॉपर वो कौन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जब हमारे पास f हो और उसकी जो लिमिट हो 0 से लेके जो है ना वो कहाँ तक हो जी, इन्फिनिटी तक हो, और हमारे पास x जो है ना वो क्या आए, एक्स का स्केयर हमारे पास वैल्यू आए। फिर हमारे पास जो है एफ़ जो है उसकी लिमिट 0 से लेकर 1 तक हो। फिर हमारे पास एफ़ जो है उसकी 0 से लेकर जो है ना 2 पाई तक हो। फिर हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक हो, 2 तक हो। तो इसकी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो पहला ही आएगा। वो कैसे आएगा, हमारे पास अगर इंटीग्रेशन है और उसकी जो हमारे पास आएगी ना वो आएगी इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। तो जब इसमें हम जो हमारे पास नंबर है या फिर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास जो है, जब भी हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन आ जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास ओवर 2 आ जाएगा। तो जब हम इसमें इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो जवाब आएगा ये इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फंक्शन बनता है ये इम्प्रॉपर फंक्शन बनता है। तो हमारे पास जो लास्ट वाला है वो हमारे पास करेक्ट है। चलें जी, अपनी नेक्स्ट हम स्लाइड की जानिब बढ़ेंगे बगैर कोई देर किए।
तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इनमें से कौन सी है जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है और डील करती है विद प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप ऑफ नंबर। जो रिलेशनशिप, जो हमारे पास 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उनके दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बताती है और उनके नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताती है। तो पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री है, हमारे पास अलजेब्रा है, फिर हमारे पास कैलकुलस है, या फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। तो हमारे पास जो कैलकुलस है ना, यहाँ पर अलजेब्रा लगाया हुआ है, लेकिन हमारे पास मेरे ख्याल से कैलकुलस इसका सही आंसर है। लेकिन आप देख लीजिएगा, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसमें जो है ना वो आपको ज़्यादा मैं एग्री नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर अलजेब्रा आंसर आया तो आप अच्छे से देख लीजिएगा कैलकुलस है या फिर अलजेब्रा है। तो मेरे लिहाज से जो है ना वो कैलकुलस है, तो आप कैलकुलस का आंसर लगा लीजिएगा, वो बेस्ट रहेगा। तो चलें जी, नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं हमें क्या कहती है। ये हमारे पास अगली स्लाइड है जिसमें कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी हम देखते हैं। सबसे पहला है 20 होगी, 60 होगी, 120 होगी, या फिर 720 होगी। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो 5 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमारे पास जो 5 फैक्टोरियल होगा वो किस तरह से आएगा, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इस तरह से, फिर प्लस होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस होगा, फिर 3, इस तरह से हमारे पास जो है ना वो फैक्टोरियल आएगा। फैक्टोरियल आप अपने कैलकुलेटर भी निकाल के देख सकते हैं फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। आप जो है ना वो 5 लिखेंगे और उसके ऊपर ना आप फैक्टोरियल डालेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर में निशान होता है, तो हमारे पास वो जो है ना ऑलमोस्ट 120 हमारे पास आंसर इसका आ जाता है। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास 120 आता है जी, करेक्ट है जी। हमारे पास 5 का जो फैक्टोरियल होता है, शायद मेरा पहला मेथड थोड़ा सा गलत हो, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार, आपने अच्छी तरह से बुक रीड की होगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो 5 का फैक्टोरियल होगा वो 120 होगा। आपने मेथड देख लेना है अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल वाला, तो फैक्टोरियल आपने देख के जाना है। चलें जी, अपनी ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हमारे पास स्क्वायर रूट जो है ना वो किस चीज़, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कौन सा साइन वो शो करेगा। तो आप जानते हैं जब भी हमारे पास कोई साइन हो और उसका स्क्वायर रूट हो तो हम जानते हैं उसके ऊपर इस तरह का निशान बना होता है। तो हमारे पास ये जो है वो स्क्वायर रूट का सिंबल है, और जब भी किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यही हम सिंबल लगाएंगे स्क्वायर रूट लेने के लिए। चलें जी, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमें क्या कहती है, कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 10 और उसकी पावर 100। अब हमारे पास अगर log 10 होगा और उसकी पावर 100 होगी तो उसका आंसर क्या होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अब हमारे पास log लेने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर हमारे पास log और इसकी कोई ना कोई पावर है ना, जैसे मेरे पास बेस है, बेस क्या है, a है, और इसकी पावर जो है b है। तो जब भी हम इस तरह का लॉग लेते हैं जिसकी बेस होती है और साथ उसकी पावर होती है, तो पावर हमेशा पहले आ जाती है और लॉग और उसकी बेस वैसे की वैसे रह जाती है। तो इसी सूरत में हमारे पास इसमें भी हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो लॉग है वो जो 100 है वो पावर है, तो 100 हमारे पास पहले आ जाएगा और log 10 बाकी बच जाएगा। और अपने कैलकुलेटर उठाएं और यहाँ पर आप जब लिखेंगे log 10, तो जब भी आप log 10 लिखेंगे तो आपके पास log 10 हमेशा जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा 100 से तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 100 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ना वो हमारे पास 100 आएगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। इसको अच्छी तरह से आपने ज़हन नशीन कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 100 आएगा। चलें जी, अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमें क्या कहती है, कहता है कि अगर आर एक्स हो और इक्वल हो ई एक्स माइनस 1 के, तो हमारे पास अगर आर में हम 1 पुट कर दें, आर में हम 1 पुट कर दें, आर में हम 1 पुट कर दें, इसका मतलब है कि आर में जो एक्स है, एक्स की जगह जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसकी जगह हमने 1 पुट कर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ई माइनस 1। वो कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा करके। हमारे पास जब ई एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ई के ऊपर क्या है जी, 1 है, ई की पावर 1 है, और साथ क्या है -1। तो ई की पावर 1 किसके इक्वल होगी, वो ई के इक्वल होगी। तो ई-1 हमारे पास बाकी आंसर बचेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है।
चलें जी, अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमें क्या कहती है। अगर अभी तक आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। किस बात की आप देरी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और कमेंट लाजमी नीचे कर दें कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि हमारी इससे हौसला अफजाई हो। अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो भी बिस्मिल्लाह, अगर आप नेगेटिव फीडबैक देंगे तो भी मैं आपका लाजमी रिप्लाई करूँगा। जहाँ से समझ नहीं आती आप आराम से पूछ सकते हैं बिला झिझक हो के। अब हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास एच एक्स है और उसकी जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट प्लस 3 है, तो आपने स्क्वायर रूट 3 में जो है ना वो एक्स की जगह आपने 9 लिखना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा या 12 आएगा। तो इसका हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको आंसर दिखा दूं कि हमारे पास आंसर क्या है। हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास आंसर आ रहा है 6। तो हम देखते हैं 6 कैसे आ रहा है। हमारे पास एक्स की जगह आ जाएगा 9, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9। तो मेरे पास एक्स की जगह क्या आएगा 9। यहाँ पर प्लस आगे क्या है, प्लस मेरे पास 3 है। तो आप जानते हैं 9 का जो स्क्वायर होता, जो 9 का स्क्वायर होता है वो 3 होता है। तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है आराम। ये बिल्कुल कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि 3 का हम जब स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। जो जब 3 में जमा होगा तो हमारे पास, जब 3 में 3 जमा हो तो क्या आता है, 6 आता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। चलें जी, अपनी जो है ना हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहता है कि इन 3 डायमेंशनल स्पेस, हमारे पास जो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है उसमें जो है ना व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या हो सकती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी हमारे पास एक कांस्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, फिर हमारे पास x इज इक्वल टू ए आता है। तो मैं आपको जल्दी से आंसर दिखा दूं। इसका आंसर जो है वो बी वाला ही आएगा। बी वाला क्यों आएगा, हम जानते हैं कि जो 3 डायमेंशनल होते हैं वो इस तरह से होते हैं। हमारे पास जो पहला होता है वो हमारे पास x होता है, फिर हमारे पास y होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, z होता है। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल जो है ना वो बनती है। तो 3 डायमेंशनल इक्वेशन ज़ाहिर सी बात है वो बी वाली होगी। दरम्यान वाला कांस्टेंट है वो आप एज आ कुछ भी ले सकते हैं। चलें हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास कहता है कि व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमारे पास जो लाइन सेगमेंट हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जॉइनिंग द पॉइंट्स, अगर हमने पॉइंट जॉइन किए हैं 1 2 3, अब हमारे पास 1 जो है वो x में आता है, 2 जो है वो y में आता है, और ये हमारे पास फिर हमारे पास किस में आता है, x में आता है। फिर हमारे पास q जो है वो 4 6 एंड 8 है। तो इसका आंसर हम देखते हैं 2 4 6 आएगा, फिर हमारे पास 2 5 4 5.5 आएगा, या फिर हमारे पास आएगा 2.5, या फिर हमारे पास आएगा 3 4 5। तो इसका हम आपको मिड पॉइंट्स का फार्मूला आता होगा। मिड पॉइंट्स का जो फार्मूला था हम लिखते थे, अगर 2 डायमेंशन के लिए लिखते थे वो लिखते थे x2 प्लस x1 ओवर 2, फिर हम लिखते थे y2 प्लस y1 ओवर 2, फिर हम लिखते थे। अब हमारे पास ये हमारे पास 2 डायमेंशन के लिए थे जिसमें हमारे पास सिर्फ x था और हमारे पास एक y था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक z भी आ गया, तो z के लिए हम तीसरा प्लेन भी लिखेंगे। z के लिए हम तीसरा प्लेन लिखेंगे z2 प्लस z1 ओवर क्या आएगा, ओवर आएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इस तरह से z आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बनेगा हम देख लेते हैं। जो 1 प्लस जब हम 4 ऐड करें, 1 प्लस 4 होगा तो हमारे पास 5 आएगा, और 5 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 2.5 आएगा। यानी यहाँ पर भी 2.5 है, यहाँ पर भी 2.5 है, तो हमारे पास यहाँ पर 2.5 आएगा और ये 5.5 आएगा, और दरमियान में हमारे पास 4 है। तो अब हमारे पास, आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 डायमेंशनल जो यहाँ पर पॉइंट्स आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बी वाला है। तो हमारे पास आंसर भी बी ही आएगा। आपको मैं तसल्ली के लिए इसका आंसर मैं चेक करवा देता हूँ, हमारे पास बी वाला ही इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जिसमें कहता है व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। हमारे पास जो एक स्फीयर है विद सेंटर, इसका जो सेंटर है वो क्या है, एट 1 2 3। इसकी जो 3 डायमेंशन है सेंटर की वो 1 2 एंड 3 है। तो इसका रेडियस क्या होगा। तो इसके ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। वो है x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल का स्क्वायर। फिर मेरे पास आ गए जी
एक्स माइनस वन होल का स्केयर प्लस वाई प्लस टू होल का स्केयर प्लस जेड प्लस टू होल का स्केयर, या फिर मेरे पास सी वाला आएगा एक्स माइनस वन, और इस तरह से मेरे पास चौथा भी आ जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी वाला आएगा। सी वाला किस तरह से आएगा मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। नहीं, सी वाला नहीं आएगा। मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास ए वाला आएगा। गलती से लग गया, मैं आपको इसका हिंट भी दूंगा किस तरह से आएगा। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर है ना वो मेरे पास ए वाला ही है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आएगा। हमारे पास जो असल में फार्मूला होता है वो होता है आर इज़ इक्वल टू हमारे पास एक्स का स्केयर एक्स टू। अब यहाँ पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास पैड नहीं है, तो मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। फिर मेरे पास इसी के अंदर आता है वाई टू, फिर माइनस वाई वन, फिर मेरे पास उसका स्केयर। अब हमारे पास तीसरा भी चूँकि आ गया, तीसरा भी डायमेंशन आ गई, तो प्लस हमारे पास जी की भी आ जाएगी कि जी की पावर टू माइनस जी की पावर वन और इसका होल का स्केयर। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी इस बात की। जब हम इसका स्केयर लेते हैं तो ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास जो आर स्केयर आएगा ना, आर स्केयर की जगह हम 5 लिखेंगे। आर स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। मैं इस चीज़ को ज़रा मिटा देता हूँ, चले मैं मुकम्मल कर लूँ एक बार। आर स्केयर की जगह हम 5 लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा एक्स टू की जगह एक्स आएगा, फिर उसमें से माइनस होगा एक्स वन हमारे पास क्या है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा और इस होल का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। फिर मेरे पास प्लस होगा, प्लस में हमारे पास उसके बाद आता है टू, तो हमारे पास वाई आता है, वाई में से वाई टू की जगह हमारे पास वाई आ जाएगा और उसमें से माइनस होगा टू और इसका आ जाएगा होल का स्केयर। फिर हमारे पास प्लस होगा, प्लस में हमारे पास जो है जी आएगा, जी टू की जगह जी आ जाएगा, फिर उसमें से माइनस होगा हमारे पास थ्री और इस होल का स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 5 का स्केयर आ रहा है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, और ये स्केयर मुकम्मल हो के हमारे पास जो जवाब आता है वो ए वाला आता है। मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो ए वाला हमारे पास जो है ना वो इसका क्लैरिटी जवाब है जो हमारे पास ए वाला आएगा। तो आपने दुरुस्त कर लेना है, हमारे पास ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। चलें जी, हम अगली जो है ना वो अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमें क्या कहती है, कहता है व्हाट आर दी पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पॉइंट्स विद कार्टिशन। हमारे पास जो कार्टिशन पॉइंट्स हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के, जिसमें हमारे पास 4 और 120 डिग्री है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका जो है ना वो कौन सा आएगा, देखते हैं जी। हमारे पास इसका जो मेरे ख्याल से आंसर आएगा वो बी वाला आएगा। बी वाला कैसे आएगा, आपको जो है ना वो डिग्री को रेडियन में चेंज करना आना चाहिए। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन, कोई भी हमारे पास डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बाय 80 से क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। पाई बाय 80 से जब हम तकसीम करेंगे तो पाई बाय 80 से तकसीम करने से हमें क्या होगा कि हमें हासिल होगा कि 6 2 बार 12 और 6 3 बार 18। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 2 पाई ओवर 3, 2 पाई ओवर 3। तो ये हमारे पास जो एक आप कह सकते हैं कि डिग्री थी वो रेडियन में चेंज होगी, और इसी पोलर फॉर्म में हमने इसको लिखना था जो हमने लिखा है कि 4 वैसे का वैसे, और इसको हमने 120 डिग्री को किस में चेंज कर लिया, हमने रेडियन में चेंज कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। चलिए जी, अपनी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगली जो है ना वो स्लाइड की तरफ। अगली हमें स्लाइड क्या कहती है, कहता है व्हाट डज इट मीन व्हेन अ लिमिट ऑफ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जब मल्टी वेरिएबल हों, बहुत सारे वेरिएबल हों और उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, उसमें से हमारे पास आता है दी फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। हमारे पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। हमारे पास फंक्शन इज़ अनडिफाइंड, या फिर फंक्शन अप्रोचेज डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमारे पास डी वाला ही होगा, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास मल्टी वेरिएबल्स हैं, उसका मतलब है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होंगी, डिफरेंट ही होंगी। चलें जी, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है वो क्या होगी, जैसा कि हमारे पास जो फंक्शन है इसमें 2 डायमेंशनल फंक्शन है, एक हमारे पास एफ एक्स और एक हमारे पास एफ एक्स वाई होगा। तो हमारे पास 2 डायमेंशनल यहाँ पर फंक्शन आ रहा है।
और हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो आ रही है एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई अप्रोचेज़ टू 0 0, यहाँ पर अगर एक्स वाई अप्रोचेज़ टू 0 0 आ जाए तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ना, वो हमारे पास आंसर आएगा, वो आंसर आएगा हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपने पहले इस लिमिट को पहले हल करना है, फिर आपने जो है ना इसका जवाब देना है। तो अगर हम देखें तो इसकी लिमिट एग्ज़िट ही नहीं करती। तो जब लिमिट एग्ज़िट नहीं करती, लिमिट एग्ज़िट तब नहीं करती जब हमारे पास किसी चीज़ का आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। आप खुद ही देखें ना कि हमारे पास ये कुछ वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। तो जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ना 0 0, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और बटे के नीचे जब भी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो उसका मतलब वो किसके इक्वल है, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी जिस चीज़ के जवाब आती है उस पर हमारे पास कभी भी जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होती। इसी तरह का आपको और क्वेश्चन आ सकता है कि वाई की जगह यहाँ प्लस की जगह ना, प्लस की जगह माइनस आ जाए। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आ जाए, और आपके पास आ जाए एक्स प्लस वाई, तो आपने घबराना नहीं बिल्कुल भी। इसका जो आपने फार्मूला खोल लेना, आपका फार्मूला होगा एक्स माइनस वाई और मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो जब x प्लस वाई होगा तो नीचे वाली जो x प्लस वाई की वैल्यू है ना उससे जाएगा कट। तो तब आपके पास जो हालत होगी ना, तब आपके पास लिमिट जो है ना वो अब एग्ज़िट करेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, तो लिमिट का जवाब जब ज़ीरो आएगा उसका मतलब वो एग्ज़िट करेगी। लेकिन अगर हम पिछले मामलात में आएँ, जब इसकी बात करें, तो इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल नहीं बन रहे, फैक्टर इसमें बिल्कुल नहीं बन रहे, जिसकी वजह से लिमिट हमारे पास एग्ज़िट नहीं करेगी। ध्यान से आप देख लें, मैंने दो कंडीशंस आपको बताई हैं, एक जो पहले वाली कंडीशन है, दूसरी हमारे पास जो मैंने बाद में कंडीशन बनाई है कि इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता नहीं बल्कि आता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की वीडियो की समझ आ रही होगी और वीडियो पसंद भी आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने लाइक कर लिया है तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नीचे कमेंट भी कर दें कि आपको किस तरह की ये वीडियो लग रही है। चलें जी, अपने नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन कैन हैव अ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। कहता है कि हमारे पास जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उनमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। ये बात सच है या गलत है? तो हमारे पास ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे पास जो फंक्शन होते हैं ना कंटिन्यूस, उसमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि आप फंक्शन इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट। अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट दैट पॉइंट, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है? उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि वो फंक्शन डिफाइंड भी हो। पहली बात, वो फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। ये आप कैलकुलस 1 में भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी, हमारे पास जो फंक्शन है वो फिनाइट वैल्यू हो। फिनाइट वैल्यू को वो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो फिनाइट हो। फिनाइट यानी वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब वो इन्फिनिटी ना हो, ठीक है, वो इन्फिनिटी ना हो, या डेसिमल्स में आप कह सकते हैं ना हो, वो बटे की फॉर्म में हो जाए चलेगा। वो हमारे पास जो है ना वो इसके अलावा 1 2 3 4 इस तरह की फॉर्म में हो तो चलेगा, वेल डिफाइंड हो। और इसके अलावा उसकी जो लिमिट है ना, जिसे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट का नाम भी देते हैं, और हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है उसका भी नाम देते हैं, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हों और वो सारी इक्वल हों उस फंक्शन के जो वेल डिफाइंड है, तो हमारे पास क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो कंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास चार कंडीशन होती हैं, या आप 3 कंडीशन लगा लें किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने की। तो हम अब अगली स्लाइड पर चलेंगे। अगली स्लाइड हमें क्या कहती है उसकी तरफ देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन द डोमेन। हमारे पास कौन सा फंक्शन हमेशा जो कंटिन्यूस होगा डोमेन पर? तो हमारे पास जो सी वाला है ना वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा डोमेन पर जब हमारे पास x हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो डोमेन में हमारे पास ये हमेशा कंटिन्यूस नहीं जी, यहाँ पर सी वाला जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देख लीजिएगा एक बार, मेरे ख्याल से सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। वो किस तरह के, हम जब भी किसी वैल्यू का मॉड्यूल लेते हैं तो मॉड्यूल में चाहे नेगेटिव वैल्यू दें चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू दें, चाहे हम नेगेटिव वैल्यू दें चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू दें, तो उसका आंसर हमेशा
पॉजिटिव ही आएगा। वो कैसे कि हमारे पास जो x है, अगर चाहे वो x किसके इक्वल हो, x हम फ़र्ज़ कर लें कि x नेगेटिव x के इक्वल है, तो जब हम इसका मॉड्यूल लेंगे, जब भी हम इसका मॉड्यूल लेंगे नेगेटिव x का, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, वो हमेशा x के इक्वल आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास -2 भी है ना, तो आप इसका मॉड्यूल लेते हैं ना, तो -2 क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिसमें हमेशा एक वैल्यू एक ही डायरेक्शन में रहती है, यानी वो पॉजिटिव 0 से लेकर पॉजिटिव की तरफ रहेगी, चाहे उसमें नेगेटिव एंट्रीज़ हों, चाहे उसमें पॉजिटिव एंट्रीज़ हों, तो हमारे पास तब फंक्शन क्या होगा, हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इसको आपने रहने देना, बल्कि इसका जो आंसर होगा वो आपने सी वाला करना है। तो ये सी वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, अपनी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमें नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, कहता है इफ़ z इज़ इक्वल टू एफ एक्स वाई, अगर हमारे पास जो z है वो एफ एक्स वाई के इक्वल है, व्हाट इज़ द जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एज डी जी ओवर डी एक्स। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास जो है ना, वो स्लोप है, हमारे पास बी वाला है, क्या स्लोप ऑफ डेंजर टू द सरफेस इन दी डायरेक्शन, कि हमारे पास जो जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन होगी ना पार्शियल, यानी आधा जो इनको कर देगी, वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी। टेंजेंट लाइन कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास दो प्लेन हैं, जिसमें मेरे पास जो बेस पर है वो एक्स एक्सिस है, और जो हाइप पर है वो हमारे पास जी एक्सिस है। तो एक ऐसी लाइन जो इनको पार्शियल करती है, आधा करती है, वो हमारे पास टेंजेंट की लाइन होती है। सॉरी, ये दरमियान में नहीं गया, लेकिन ये दरमियान में आएगा, जो यहाँ पर भी 45 का एंगल छोड़ेगा और यहाँ पर भी 45 का एंगल छोड़ेगा। टोटल 90 का एंगल बनता है। लेकिन ऐसी लाइन जो दरमियान से पार्शियल इन्हें कर देती है, आधा कर देती है, वो हमारे पास कौन सी होती है, टेंजेंट लाइन होती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारे पास नेक्स्ट है, कहता है कि अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हो तो जी चेंजेस, सेंसिटिविटी ऑफ जी चेंजेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास वाई वाला होगा। वाई वाला इस तरह से है कि हमारे पास जो जी है वो चेंज करता है वाई की तरफ, चूँकि हमारे पास क्या लिया गया है, हमारे पास डेरिवेटिव लिया गया है बिटवीन दी एक्स जेड और बिटवीन दी वाई। तो हमारे पास जब भी सेंसिटिविटी मेजरमेंट होगी, तो हमारे पास जो चेंज करेगा जेड, वो किसके लिहाज से चेंज करेगा, वो वाई के लिहाज से चेंज करेगा। आप फंक्शन की डेफिनेशन तो अच्छी तरह से जानते हैं ना। आगे हमारे पास यूलर्स थ्योरम रिलेट्स टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। यूलर थ्योरम हम देखते हैं कि यूलर थ्योरम होता क्या है, किस तरफ रिलेट करता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, पोलर कोऑर्डिनेट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड इंटेग्रल्स। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कॉम्प्लेक्स। फिर हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास यूलर का फार्मूला है कि ई की पावर आई और ऊपर एंगल हो, इज़ इक्वल, वो किसके होगी, कॉज एंगल प्लस आई साइन थीटा, इज़ अ स्पेशल केस यूरम थ्योरम व्हेन। अब हमारे पास ये स्पेशल केस होगा जब हमारे पास यूरम थ्योरम 90 के 18 यहाँ पर 360 के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये आप ध्यान से देख लें कि हमारे पास ई की पावर है, ई की पावर आई और उसके साथ एंगल है, फिर इक्वल किसके है ये चीज़, ये इक्वल है कॉस थीटा के प्लस आई साइन थीटा के। और ये स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी 2 पाई, 360 यानी 2 पाई। तो आपको उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये इसी तरह से आपने याद करना, और भी जो लॉज वगैरह इसके हैं, कानून वगैरह और स्पेशल केसेस वगैरह, वो भी आपने याद करके जाने। फिर यूलर थ्योरम प्रोवाइड टू वे एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इन, कहता है कि हमारे पास जो यूलर थ्योरम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको किस चीज़ में एक्सप्रेस करने की तौफीक देता है आपको, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको एवेलुएट इंटीग्रल डी एक्स फ्राम एक्स इज इक्वल टू 1 to 4x। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनका दे दूँगा हिंट कि आपने कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 वाला आंसर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर 1 से लेकर 4 तक है तो जो जहाँ तक है ना उसे आपने ऊपर लिखना है, और नीचे जो है ना जहाँ से शुरू हुआ वो आपने लिखना है।
फिर आपने क्या लिखना है, 2x जो भी वैल्यू होगी वो अंदर लिख देनी है और dx आपने साथ रखना है। तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यकीनन आपको इंटीग्रेशन आती होगी। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि 2 बाहर निकल आएगा और हमारे पास जो है ना वो अलग अलग इनकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेशन हो के हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहली जो वैल्यू है उसमें 4 आएगा, 4 हम इंटर करेंगे इसमें x में। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। हमारे पास इंटीग्रेशन जो आएगी ना वो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से आएगी कि 2x का स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, 2x का स्क्वायर ओवर 2, आगे +3 इस तरह से आएगी और इसके ऊपर हमारे पास लिमिट लग जाएगी। लिमिट हमारे पास क्या है, हमारे पास लिमिट है 4 और 1। अब 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। पहली बार हम 4, चलें जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जिसमें कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हमारे पास जो 2 परपेंडिकुलर वेक्टर हों उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 होता है। मैं आपको उसका प्रूफ बता देता हूँ। हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। वो कैसे होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारे पास अगर ए डॉट बी है, ए डॉट बी है और इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और हमारे पास इसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो कॉस थीटा आता है। अब अगर हमारे पास दोनों जो है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का एंगल है। किसका एंगल है, वो 90 का एंगल है। और जब भी हम कॉस थीटा में 90 पुट करते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास कॉस 90 किसके इक्वल होता है, कॉस 90 इक्वल होता है 0 के। तो जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसी तरह से हमारे पास जो अगर हम दूसरा प्रोडक्ट लें जिसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे 1, उसका जवाब 1 आता है। आगे हमारे पास अगर दो हमारे पास कोलिनियर प्रोडक्ट ए और बी कोलिनियर है, इसका मतलब भी एक ही लाइन में है और क्या हैं जी, पैरेलल हैं। अगर दोनों एक ही लाइन में हैं और पैरेलल हैं इसका मतलब इनके दरमियान एंगल क्या है, तो इनके दरमियान एंगल 0 है बिल्कुल। हम इसका आंसर आपकी तसल्ली के लिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो इनके दरमियान जो एंगल है ना वो हमेशा 0 डिग्री ही आएगा। इनके दरमियान एंगल जो है ना वो 0 डिग्री आएगा। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। चलें जी अपनी नेक्स्ट हम जो है ना वो स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहता है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, अगर हमारे पास ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हो तो वो कैसे डिफाइन किया जाता है, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर या फिर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे पास 3 वेक्टर होना तो हमारे पास ट्रिपल स्केलर जो है ना वो वेक्टर फिर हम जो है ना ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हों। कहता है व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, अगर हमारे पास ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हो तो इसका रीज़न क्या होगा। अगर ये तीनों मैचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इसका आंसर तो ज़ाहिर सी बात है 0 होगा। मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो है वो ए आगे जी मल्टीप्लाई बी डॉट हम लगाते हैं, डॉट बी क्रॉस सी। तो इसके दरमियान क्या है, इसके दरमियान ब्रैकेट है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। तो बी इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना तो वो इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा बी सी और साइन थीटा। इसका मतलब है अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके दरमियान 90 का एंगल है और 90 का एंगल किसके इक्वल होता है, 0 90 का एंगल साइन 90 किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। और जब बी सी होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो मेरे पास ये तो बी सी वैसे का वैसे आ जाता है। अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना ए से, तो डॉट प्रोडक्ट इसका ए बी सी का आएगा, ए बी सी कॉस थीटा। तो कॉज अगर 90 होगा तो वो आंसर क्या आएगा, वो 0 ही हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो देख लेते हैं आंसर क्या आया। इसका आंसर जो है मेरे पास क्या आएगा, सॉरी, आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका 0 ही आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। आंसर जी इसका, सॉरी आगे चला गया, थोड़ा सा मसला बन रहा है पैड में। तो आंसर इसका 0 आ गया है, आपने देख लिया अच्छे से। कहता है एक्वियन ऑफ टेंजेंट, हमारे पास एक टेंजेंट की एक्वियन है टू द सरफेस जी। हमारे पास सरफेस जी है तो उसके जो पॉइंट है एफ एक्स वाई एट द पॉइंट, जो पॉइंट है हमारे पास पी ए बी आगे एफ मल्टीप्लाई ए बी इज़ गिवन बाय। तो हमारे पास गिवन बाय इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं हमारे पास आई थिंक बी वाला ही होगा।
बी वाला ही है कि हमारे पास जो इसका ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा एफ ए बी सबसे पहले आएगा, फिर हमारे पास एफ एक्स ए बी, फिर एक्स माइनस ए आएगा, फिर हमारे पास एफ वाई ए बी, फिर वाई माइनस बी आएगा। तो ये फार्मूला अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। चलें जी नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहता है नॉर्मल वेक्टर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस ए। तो हमारे पास इसका जो नॉर्मल के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो हम देख लेते हैं एक बार। हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर दिए हुए, तो डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जिसमें हमारे पास सिर्फ एक्स होगा और फिर हमारे पास वाई होगा और ए हमारे पास क्या है कांस्टेंट। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं, इनके दरमियान एंगल लगा सकते हैं, एज़ यू विश जो भी आप कह सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी से समझ आए। चलें टेंजेंट प्लेन टू दी सरफेस जी एक्स स्केयर प्लस 2xy माइनस वाई का स्केयर एट दी पॉइंट। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो किस तरह से रिटर्न किया जाएगा उसका हम देख लेते हैं। आपने वही फार्मूला यूज़ करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास ए वाला आंसर आएगा, ए एक्स प्लस वाई माइनस जी इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास करेक्ट इसका ऑप्शन है। ठीक है जी। चलें जी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आएगा ना वो हमारे पास ए वाला आएगा। तो मैं आपको सिंपली इंटीग्रेट करवाने का थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूँ। हमारे पास जो 4 है ना वो बाहर निकलेगा। सबसे पहले हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट अलग करेंगे, इसे इंटीग्रेट अलग करेंगे, इसे इंटीग्रेट अलग करेंगे। जमा माइनस और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ना उनमें कोई नहीं रूल लगता, वो अलग अलग इंटीग्रेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास अगर प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर हमारे पास कोफिशिएंट रूल लगेगा। तो हमारे पास ये जो है ना अलग अलग इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो 4 जो भी चीज़ कांस्टेंट होगी वो वैसी की वैसी बाहर निकल जाएगी और x में जो है ना वो एक जमा होगा। ये बिल्कुल उल्टा है इसके जो है ना वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के, और वो जो 3 + 1 है ना वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ना वो सारा प्रोसेस है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो क्या है, सॉरी 3 - 1 जो है ना वो 2 बन जाएगा, नीचे हमने माइनस करना है सॉरी। तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यही आएगा। यार 3 + 1 बनता है तो हमारे पास 4/4 जो है ना कट जाएगा आपस में। x की पावर हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी पहला, ठीक है। फिर हमारे पास ये, फिर हमारे पास ये, फिर हमारे पास ये, फिर हमारे पास ये। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो बी वाला है, सी वाला ए वाला नहीं है। हमारे पास बी वाला जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती हैं लिखते हुए, ये खुद मैंने बनाए होते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं मैं किसी को बनाने के लिए देता हूँ या फिर कहीं से कॉपी किए होते हैं, खुद बनाने होते हैं। तो आपको पता है बनाते हुए थोड़ी सी ये देखें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और थोड़ी सी मिस्टेक इस चीज़ का नतीजा बनती है। तो आपने इस चीज़ को घबराने नहीं, इसीलिए मैं साथ साथ जो है ना वो आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है साथ साथ लाइक भी कर दिया करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें और एक बार शेयर लाजमी कर दिया करें अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, अपनी आईबी पर, जो चीज़ आप चला रहे हैं। तो चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है सॉल्व दी इक्वेशन, आपने सॉल्व करनी है इक्वेशन। तो इसके इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जी हमारे पास LN8 आएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आपको मैं बता देता हूँ ये कैसे आया है। ये हमने लिया है एंटी लॉग। जब हम एंटी लॉग लेंगे ना तो x की जो पावर है ना वो इस तरह से, और ये हमारे पास 8 आ गया। और जब हम इसकी पावर लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव या जो भी आप कह सकते हैं, जो भी हम लेंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा LN, और इसके अंदर क्या आएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो चलें जी नेक्स्ट हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अगली वीडियो अगले हमें जो है ना स्लाइड क्या कहती है। कहता है कि आप किस चीज़ पे कहेंगे कि ये सेटिस्फाई है। अगर हमारे पास जो x जो है ना वो 1 के इसको हम लिखें तो हमारे पास 1 के इक्वल आए। तो जब हम x की जगह पुट करेंगे ना, x की जगह हम पुट करेंगे जनाब x/π/6, पाई इनकी जगह π/6 हम पुट करेंगे तो 6×3=18 sin 30 आएगा, उधर भी sin 30 आएगा। आपने sin 30 की वैल्यूज़ निकाल के इसमें पुट करनी है और आपके पास आंसर जो आएगा ना वो 1 आ जाएगा। तो चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की जानिब के, हमें अगली वीडियो क्या कहती है।
अगली स्लाइड की जानिब की अगली स्लाइड हमें क्या कहती है, कहता है कि टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए एंड बी वी नीड टू चेक। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ एफ एक्स की ए और एक क्लोज इंटरवल में हमारे पास ए और बी में, तो हमें क्या मिलेगा, तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ दी क्रिटिकल पॉइंट भी मिलेंगे और हमें एंड पॉइंट्स भी इसमें मिलेंगे। तो एंड पॉइंट्स निकालने का भी आपको पता है, क्रिटिकल पॉइंट भी आपको निकालने का पता है। एंड पॉइंट आप एक सिंपल इक्वेशन को हल करके और क्रिटिकल पॉइंट आप डेरिवेटिव लेके निकाल सकते हैं। हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इनको जो है ना आपने लिमिट लगा दी है 0 से लेके π/90। तो x की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो आपने निकालनी है। तो वो हमारे पास π/90 ही एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से आपकी निकलेगी कि आप जब इस पे लगाएंगे ना इस तरह से, आप क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा को किसके साथ, कॉस के साथ, और फिर हमारे पास कॉस को करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा कॉस के इक्वल आएगा माइनस कॉस के, और जो कॉस है ना वो हमारे पास माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा। फिर आप वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास π/90 आएगा। ये एक मुकम्मल थ्योरी अगर मैं कहीं सब्जेक्टिव अपलोड करूँगा नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह लाजमी आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अभी भी आपको थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी। तो चलें जी, अपनी नेक्स्ट हम जो है ना स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहता है कि फाइंड दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ। अब तीन वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं, तो आपने दो वैल्यूज़ दी गई हैं, तो यहाँ पर आपने लिमिट लगा के आपने एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है, और जो है ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी निकालनी है, एब्सोल्यूट मिनिमम भी निकालनी, तो वो 3 और -1 आएगी। तो आपने ध्यान से इसे देख लेना है। तो मैंने पीछे बता दिया आप एब्सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं। आराम से इन चीज़ों को हल करें, इनको इंटीग्रेट करके आपने जो है ना ऊपर ये इंटरवल्स लगा देने, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हैं मैंने कैसे उनके इंटरवल्स निकाले थे। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ना वो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी वाला है कि 1 आएगा और -1 आएगा। फाइंड दी इंटरवल्स ऑन दी फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन है एक्स का स्क्वायर -4x + 3 इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, किस पे इंक्रीज़ कर रहा है। ये मेरे पास जो ए वाली वैल्यू है ना, ए वाली जो आंसर है वो मेरे पास करेक्ट है कि 2 से जो करेगा वो डिक्रीज़ करना शुरू करेगा और 2 से ही इंक्रीज़ करना शुरू करेगा। ये एक लंबी बहस है, इस पे एक मुकम्मल लेक्चर दिया जा सकता है। कहता है कि विच ऑफ दी रिप्रेजेंट दी कर्व वाई एफ एक्स ए एंड एक्स बी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा बी और ए। तो ए और बी ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एक्स इज़ इक्वल टू ए एंड एक्स इज़ इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल ए पहले आएगा फिर हमारे पास बी आएगा, लिमिट लगेगी दोनों पर। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। कहता है कि डेफिनेट इंटेग्रल साइन थीटा किस पर होगा, वो हमारे पास अगर डेफिनेट इंटेग्रल होगा ना तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा, 0 आएगा यहाँ पर। डेफिनेट इंटेग्रल इसका मतलब है हम जब इसका इंटेग्रल लेंगे ना साइन थीटा का, देखें जी साइन थीटा का हम इंटेग्रल लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखा देता हूँ, आपको लिमिट लगाने का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि लिमिट कैसे लगाते हैं। यहाँ मेरे पास 2π है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, 0 है। तो आप क्या लगाएंगे, जब इसे आप पुट करेंगे तो मेरे पास ये माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, यहाँ पर 2π और यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो जब आप थीटा में 2π पुट करोगे तो 1 आएगा, जब आप 0 पुट करोगे तो भी 1 आएगा। तो -1 में से +1 क्या होगा, माइनस होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल इसका यही बनता है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। आप जो मैंने बताया उसे एक बार लिख के हल कर लें तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी।
तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, थोड़ी सी लंबी थी लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये हमारे पास अगली स्लाइड है जिसमें कहता है व्हाट इज़ दी वैल्यू